चलिए बच्चों लोग अगेन इस वाली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। शुरू के 4 क्वेश्चन इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे। मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आया सॉल्व कर, एकदम फील आ गया अंदर से कि हाँ भाई गेट एग्जाम में एप्टी पूछा था, मेरे को तो फील आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है देयर आर मल्टीपल रूट्स टू रीच फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 एज शोन इन द नेटवर्क। तो ये है नोड वाला 1, ये है नोड वाला 2। बोल रहा है कि नोड 1 से नोड 2 तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रूट्स है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे रूट्स है। ठीक है, बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन द एज बिटवीन टू नोड्स आर गिवन इन रुपीज। दिखाई भी दे रहा है, एक से लेकर ए तक जाओगे तो 200 रुपये लगेंगे, ए से लेकर सी तक जाओगे तो 100 रुपये लगेंगे, सी से लेकर 2 तक जाओगे तो फिर से 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, फिर वो कहते हैं मतलब समझ लो पेट्रोल खर्च हो जाता है, ऐसे सोच लो आप। ठीक है, एक से लेकर ए तक जाते हैं 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, ए से लेकर सी तक जाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अब थोड़ा फील आ रहा है, दर्द महसूस हुआ पेट्रोल का रेट 100 रुपये सुन के, पेट्रोल का रेट 200 रुपये भी होने वाला है सुन के फील हो रहा है थोड़ा सा मस्ती करो, चलो सुनते हैं। क्या कहता है द टोल प्राइस एट टोल बूथ्स मार्क्ड ए एंड ई इज ₹200। बोलता है कि अगर टोल नाके के बारे में सुना है ना आपने, तो अगर बोलता है टोल नाके ए पर पहुंचोगे तो कितना लगेगा 200, ए पर आपको लगेगा 200 और ई पर भी लगेगा 200, ए और ई पर 200 देना पड़ेगा। और बोलता है कि एंड ₹100 फॉर अदर टोल बूथ्स, और बाकी सब पर कितना कितना देना पड़ेगा, बाकी सब पर आपको 100 देना पड़ेगा, बाकी सब पर 100 देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात क्वेश्चन उसने बोली है, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, जो पढ़ा हूँ वही वाली चीज़ वहाँ पे लिखा हूँ। अब क्या बोलता है वो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट रूट। बोल रहा है कि कौन से वाले रूट में पैसा सबसे कम लगेगा। चलो भाई एक एक करके सॉल्व कर देते हैं, अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं। नंबर पहला, 1 से लेकर ए तक पहुंचे, 1 से लेकर ए तक पहुंचे तो कितना लग गया, 200 रुपये लग गए रूट के। ठीक है, 1 से लेकर ए तक पहुंचे 200 रुपये रूट के लग गए। ठीक है भाई, अब ए तक जैसे ही गए होगे तो टोल पर पहुंचे तो 200 रुपये और देना पड़ेगा, तो ये टोल का 200 रुपये देना पड़ा। फिर ए के बाद सी में गए, ए के बाद सी में गए तो पेट्रोल कितने का लग गया, 100 रुपये का लग गया। सी में पहुंचे तो फिर टोल कितने का देना पड़ गया, 100 रुपये देने पड़ गए। और फिर यहाँ से आप आ गए 2 पर, तो सी से लेकर 2 तक आए तो फिर कितने का पेट्रोल लग गया, 100 रुपये का पेट्रोल लग गया, और 2 आपको फाइनली मिल गया। रुपए जोड़ लो, 200 200 400 और 3 700। तो अगर पहले वाले रूट से जाओ तो 700 रुपये लगते हैं, लेकिन अब मेरे को कैसे पता कि ये चीपेस्ट है कि नहीं, मेरे को तो बाकी 3 भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करूँ, अब क्वेश्चन आया तो करना पड़ेगा ना। आपको मैथ्स पसंद था ना, आप इसीलिए जो है वाली बात बोले थे कि सर मेरे को गेट में एप्टी इसलिए पसंद आता है कि उसमें मैथ्स आता है, तो आगे ना मैथ्स, अब सॉल्व करो। डांटते लगे नहीं तो फिर जो है सर इसमें तो टाइम लग रहा है, तो भाई मैथ्स में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अब इतना तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ। और 1 से लेकर एफ तक 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, ध्यान दे नहीं रहे तुम लोग, 100 रुपये का पेट्रोल जलते जा रहा है हमारा। एफ पर फिर 100 रुपये लग गए, बी पर अरे बी पर 0 रुपये लगा, मेरे को लग रहा है लंगर मिल गया होगा इनको यहाँ पे। और बी पर मुझे तो कितना लगा, 100 रुपये। अरे कहाँ से ला रहा हूँ, मन से नहीं ला रहा हूँ, यहाँ से ला रहा हूँ, ये देखो यहाँ से। बी के बाद यहाँ से मेरे को 2 पर जाना है तो 200 रुपये और लगे, जोड़ लो, 500 रुपये खर्चा हो गया। ठीक है भाई, अच्छा है, लंगर मिल गया तो बच गया। थर्ड, 1B2 1 से बी पर पहुंचे, 300 रुपये का पेट्रोल उड़ा दिए, बी पर पहुंचे तो 100 रुपये का टोल लग गया। फिर 2 की तरफ गए तो 200 रुपये का पेट्रोल उड़ा दिए और 2 पर पहुंच गए, जोड़ लो, 500 और 600 रुपये यहाँ लग गए। मस्त तो चल रहा है काम, बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे को, यही तो मेरे को चाहिए था कि मेरे को सॉल्व करने मिले, लो मिल रहा है। 1FE2, 1 से लेकर एफ तक गए, एफ किधर है, ये रहा, 100 रुपये का पेट्रोल लग गया, एफ पर 100 रुपये का टोल लग गया। एफ से लेकर ई पर गए, 100 रुपये का पेट्रोल लग गया, ई पर 200 रुपये का टोल लग गया, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। फिर ई से लेकर 2 पर गए तो 200 रुपये का पेट्रोल और लग गया, लंगर भी नहीं मिला ना कोई, तो कितना हो गया, 100 200 200 और 300 और ये 400, फिर से हो गया 700 रुपये। भाई इसमें तो मेरे को एक ही सस्ता दिख रहा है जहाँ पर अपने को लंगर का जुगाड़ हुआ था। तो वो क्या बोल रहा है कि कौन सा वाला सबसे सस्ता है, बी वाला सबसे सस्ता है, 500 रुपये में काम निपट गया था। कहाँ ये बी, ये रहा वो बी, इसका आंसर है बी। हाँ चलिए बच्चे लोग आ गए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से वही पुराना वाला धमाका लेकर आया हूँ। इस धमाके में क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश।
कैसे गैस कर लिए बच्चे लोग आप लोग, एकदम जबरदस्त तरीके से गैस किया आप तो, शाबाश, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश। 6 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आगे, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, तो फिर से पैसेज दे दिया और फिर तुम ये वाली बात सोचोगे कि सर मैं सीधा डेटा ढूंढ कर पकड़ूं क्या, मैं डांटूंगा तुम्हें। 4 लाइन तो यार कुल पढ़नी है, चलो ना पढ़ते हैं साथ में, चलो सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अरे तो एकदम बढ़िया, एकदम लेटेस्ट टर्म आया भाई जीएसटी। चलो थोड़ा उसके लिए भी नॉलेज हो जाएगा अपने को इस बहाने। चलिए, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। चलो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। चलो ये जानते हैं कैसे। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जीएसटी 2017 में भारत में लेकर आए थे। देखो नॉलेज मिल रहा है ना। आगे फिर कहता है दैट इज इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, तो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगेगा। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है कि जो भी सामान वगैरह आप यूज करते हो उसके लिए गुड्स, और सर्विसेज वगैरह जैसे डॉक्टर जो है आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि आपको कोई तबीयत खराब है आपकी और आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनसे दवाइयाँ लिखवा कर आते हो, तो उसने आपको सर्विस दी। लॉयर आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स सम्स ऑल, सब सम्स है उधर से, सब सम्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू। तो बोल रहा है कि ना जितने भी टाइप के भारत में इसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे ना, तो ऐसा हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन सभी को जोड़ जाड़ के एक ही टैक्स बना कर दिया, जीएसटी। दरअसल क्या था कि ना भारत में ना इसके पहले ना टैक्स सिस्टम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि उनका टैक्स बन कितना रहा है, और क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है टैक्स कितना बन रहा है, तो क्या कहते हैं टैक्स ही पे नहीं करते थे। हमको क्या पता कितना देना है, हरी बात समझ में। तो बीजेपी इस वाली बात को समझी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। बोले ये जो तामझाम वाला जो झंझट है ना वो आप छोड़ो, आप बस जो भी उस वक्त चल रहा होगा, जैसे उस टाइम पर 18% चल रहा था, अभी शायद 18% ही है, तो 18% जो भी आपका प्रॉफिट हो उसमें से काट के हमको दे देना। ठीक, चलिए आगे सुनते हैं। ये इसमें लिखा नहीं, मैं मन से बताया, ये नहीं कि फिर तुम लग जाओ उसमें, नहीं मन से बताया बस ऐसी एक बात। तो बोल रहा है कि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का सम, अभी बस उस ऑथर ने इतना नहीं बोला, और हमको ऑथर के हिसाब से ही सोचना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑथर ने जो बोला हमको उतना ही जानना है। ऑथर ने बोला कि भाई सूरज जो है पश्चिम से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो आपको यही मानना है कि सूरज पश्चिम से निकलता है। आगे बात समझ में, मुश्किल है कितना करना, चलो सुनते हैं। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लिया कि कोई भी आप प्रोडक्ट के बारे में सोचो, मान लिया बीइंग ह्यूमन की जो टी शर्ट है, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट जो है उसका प्लांट लगा हुआ उदाहरण के लिए गुजरात में, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, उदाहरण के लिए गुजरात में लगा हुआ है। अब बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट गुजरात में बनती है, ठीक है। अब वो बेचने आते उदाहरण के लिए मुंबई में, ऐसे एक बात है, ठीक। बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बनी गुजरात में, बेचने हैं किधर पे, मुंबई में। तो अब बात को समझो, जहां बनी होगी ना वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। कहां पर लगेगा सर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब यह है कि जहां पर तुमने उसको ले जाकर बेचा वहां पर उसका टैक्स लगेगा। तो मतलब अगर तुमने बनाया गुजरात में, फर्क नहीं पड़ता, बेचे थे ना मुंबई में, तो मुंबई में आपको उसका जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर मान लिया मुंबई में जाकर उस टी शर्ट को खरीदते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एग्री, ये वाली बात है उसमें। एंड इट इज नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर गुड्स कम। अच्छा देखो ये वाली बात वो कह रहा है कि हाँ जहां से वो सामान आता है ना वहां पर उसका टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है भाई, एकदम सही बात है। मैंने आपको बताया गुजरात में अगर आप जो है सेलिंग और बाइंग का विच इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, गुजरात वाले बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट का टैक्स गुजरात गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे होंगे। आगे बात पकड़ में, वो मुंबई वाले जो भी बेच रहा होगा मुंबई में उस पर टैक्स लग रहा होगा। मतलब मुंबई में जो उस टी शर्ट को खरीदेगा उस पर टैक्स लगेगा, ये बात बस वो कह रहा है। गुजरात में नहीं लगेगा टैक्स, बस इतनी सी बात वो कह रहा है। GST also has few components specific to the state government, central government and union territories। तो बोला कि GST में ना थोड़ी बहुत बातें और हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे गुजरात की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अभी मोदी जी बैठे हुए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर जो है इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति ही गवर्नर के थ्रू अपना रूल चलाते हैं। ठीक है, हमारे भारत में ऐसी बहुत यूनियन टेरिटरीज है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है
कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वहाँ पर इलेक्शन भी होता है। ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यूनियन टेरिटरी में सामान्य रूप से इलेक्शन नहीं होते, अंडमान निकोबार में इलेक्शन नहीं होते, लक्षद्वीप में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि यूनियन टेरिटरी वहाँ पर राष्ट्रपति ही डायरेक्ट रूल करते हैं। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी थी लेकिन अब गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं रही है। सभी का अपना अपना एक इतिहास है कि क्यों वो यूनियन टेरिटरी थे। हम लोग कभी डिटेल में बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। गोवा में भी इलेक्शन होते हैं, ठीक, लेकिन एक ऐसा गोवा को इलेक्शन इसलिए होते हैं कि गोवा को यूनियन टेरिटरी की लिस्ट से ही हटा दिया। तो लेकिन अभी भी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं। ऐसे एक जनरल थॉट है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर ओवरऑल मेरे को क्या सीखने को मिला आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को क्या सीखने को मिला, ओवरऑल सीखने को मिला कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 2017 में आया था, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ कर दे दिया। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ओरिजिन में नहीं लगता है, और इसके कुछ और कंपोनेंट होते हैं जो कि स्टेट, सेंट्रल और यूनियन के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं, जिसके बारे में उसने बात नहीं की, पैसेज क्लोज हो गया। फिर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस वाले कौन सी लाइन को आप कंप्रीहेंड कर सकते हो इस वाले पैसेज से। चलो अभी कंप्रीहेंड करके देखते हैं। कहता है जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी अभी मैं आपको समझाया था एग्जाम्पल लेकर कि बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट अगर मान लिया गुजरात में बन रही है तो गुजरात में टैक्स नहीं लगेगा। यदि बात उसने साफ साफ लिख कर दी है, यहाँ पर साफ साफ देखो लिखा हुआ है, नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बोल रहा है नहीं लगेगा, ये बोलता है लगाऊंगा। क्यों लगाएगा, मना किया ना तुमको। नंबर बी, जीएसटी इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी साफ साफ लिखा था यहाँ पर एक्सेप्ट फ्यू, लिखा हुआ है ना, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना कुछ को छोड़कर। ये बोलता है सभी को जोड़ दूंगा मैं, क्यों जोड़ेगा। नंबर थर्ड, जीएसटी डज नॉट हैव अ कंपोनेंट स्पेसिफिक टू यूटी। क्लियरली लिखा हुआ है जीएसटी ऑल्सो हैज फ्यू कंपोनेंट स्पेसिफिक फॉर यूनियन टेरिटरीज, और बोल रहा है कि ये नहीं होगा। अभी बोल रहा है कि मैं रखूंगा यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ स्पेसिफिक, तो तुमको मर्जी अपने हिसाब से क्यों हटाना है उसको। नंबर लास्ट, जीएसटी इज इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम जबरदस्त बात बोली, मैंने आपको बताया था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर वो चीज यूज होती है वहीं पर उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ यूसेज, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं लिखा, एट द पॉइंट ऑफ यूसेज, जहां पर जाके यूज हो रही है। सही बात है, ये वाली डी एकदम इसका सही जवाब था। मस्त पैसेज इंग्लिश का, गेट का 6 नंबर का क्वेश्चन, मजा आ गया सॉल्व करके। अरे आप अभी बने हुए, इतना इंग्लिश देखने के बाद भी जिंदा हो, मानना पड़ेगा भाई आपको। चलो आपको ना वो सांस देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया हूँ। ये ऑक्सीजन सिलेंडर में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का, तो एक बार देख लो इसके नाम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ P is equals to 3, R is equals to 27, T is equals to 243, देन Q प्लस ऐसे। अब आपको ना डिकोड करना पड़ता है, उठा के नंबर नहीं पुट कर देना, डिकोड करना। आपको सोचना है कि सामने वाले इंसान ने क्या सोचकर P के प्लेस पर 3 रखा है, क्या सोचकर R के प्लेस पर 27 रखा है, क्या सोचकर T के प्लेस पर T43 रखा है। आपको ये सोचना है, और जो भी आप कोड को डिकोड करोगे वो उठा के इसमें अप्लाई कर देना, काम बन जाएगा आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोड को डिकोड करने की। P के लिए 3 लिख कर दिया हुआ है, फिर आता है Q, फिर आता है R के लिए 27 लिख कर दिया हुआ है, S, फिर आता है T के लिए 243 लिख कर दिया हुआ है। अब मेरा ना जनरल बेसिक सेंस कहता है ये कुछ और नहीं है 3 की पावर 1 है, ये कुछ और नहीं है 3 की पावर 3 है, ये कुछ और नहीं है 3 की पावर 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ क्या, ये 1 है तो ये 2 होता होगा तो ये 3 बनेगा, ये 3 है तो ये 4 होता होगा तो ये 5 बनेगा। तो मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, 3 की पावर 4 इज 81। कोड डिकोड हो चुका है। क्या पूछा, Q प्लस S पूछा, तो Q की वैल्यू मैंने निकाली है 9, S की वैल्यू 81, जोड़ दूंगा, मजा आ गया। आंसर क्या है इसका, 90। क्या बोलते हो, आइए बात समझ में, कंफर्टेबल है हम लोग इसमें। आई सांस आई, थोड़ा सांस लेने में आ रही है, गहरी गहरी सांस लो। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए बच्चे लोग आ गए हैं इस वाले वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। गेट 2020 का पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, CS ब्रांच का। अगेन अब इंग्लिश नहीं आया है, बिल्कुल मत परेशान, इंग्लिश नहीं आया, इंग्लिश नहीं आया भाई, नहीं आया इंग्लिश, मैथ्स है, मैथ्स। फिर से ऑक्सीजन लेकर आया। चलो सुनो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सुनते जाना। सांस लो, आ जाएगा आपको, कर लोगे, सांस लो।
क्वेश्चन में सुनो, मैथ्स है, बिल्कुल मत परेशान हो, सुनो। द फिगर बिलो शोज एन एनुअल रिंग with outer and inner as B and A respectively। outer and inner radius लिखना था, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा बहुत ना माफ करना जानते हैं, कर दो। respectively the annular space, मतलब ये ना गेट एग्जाम में ही यही लिखा हुआ था, ये हमारे तरफ से कोई एरर नहीं है, तुमको ऐसा लगे कि हमने नहीं लिखा, नहीं, ये गेट एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है, हमने बिल्कुल वही लिखा जो गेट एग्जाम में लिखा हुआ आया था। चलो सुनते हैं। if annular space has been painted in the form of blue color circles touching the outer and inner periphery of annular space, ठीक है भाई। if maximum n number of circles can be painted then the unpainted area available in annular space is, ये फोटो दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। बाप रे, इससे अच्छा तो इंग्लिश था। ये ऑक्सीजन बम लग रहा है तो मेरे को। अब करते हैं सॉल्व, लेकिन अब क्या करें, आया तो बनाना तो पड़ेगा ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री। चलिए ऑक्सीजन बम समझते हैं। ये मुझे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनर वाले सर्कल की रेडियस मेरे को A दिखाई दे रही है, आउटर वाले सर्कल की रेडियस मेरे को B दिखाई दे रही है। ये ठीक है, क्वेश्चन में पूछ कर, दिमाग में सेट कर लो। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द अनपेंटेड एरिया अवेलेबल इन द एनुअलर स्पेस इज। एनुअलर स्पेस में आपसे अनपेंटेड एरिया का अनपेंटेड जो स्पेस है उसका एरिया पूछ रहा है आपसे। दिस इज द ओनली क्वेश्चन। मैं समय लूंगा, मेरे को सॉल्व करने के लिए समय चाहिए, और इत्मीनान से धीरे धीरे सीखते जाने पर, धीरे धीरे सुनते जाना। अगर मान लिया मेरे को इनर वाले एरिया का, इनर वाले सर्कल का एरिया जानना होगा। इनर वाले सर्कल का एरिया, ये तो हम लोग जानते हैं ना, पाई a स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लिया मेरे को बाहर वाले सर्कल का एरिया जानना होगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या बोलते हो तुम, पाई b स्क्वायर। इतना तो तुम सारे बच्चों को दिमाग में आ जाता होगा। अब मेरे को ना ये जो छोटे छोटे जो ब्लू कलर के जो सर्कल बने हुए ना, मेरे को इसका एरिया जानना है। छोटे छोटे ब्लू कलर वाले सर्कल का एरिया मेरे को जानना है। तो सर्कल का एरिया आप तभी जान सकते हो जिसका फंडा होता है पाई r स्क्वायर, जिसमें आपको रेडियस की वैल्यू पता हो। तो इसका मतलब मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा, मेरे को ये वाला पोर्शन जानना पड़ेगा पहले, इतना सा पोर्शन मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैंने आपके लिए भी येलो किया। तो अगर मुझे इतना सा पोर्शन अगर जानना है तो ये क्या होगा, टोटल है b और इतना है a, इतना सा है a और टोटल है b। तो ये वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला b माइनस a होगा। इतनी सी बात समझ पाते हो, इतना सा सेक्शन, जिसको मैं आपके लिए अभी रेड भी कर देता हूँ, ये इतना सा जो रेड वाला जो सेक्शन है, ये वाला b माइनस a होगा। एग्री करते हैं आप? तो ये जो b माइनस a मैंने अभी आपके लिए लिखा, ये जो भी सर्कल बन रहे होंगे, इनके लिए ये डायमीटर का रोल प्ले करेगा, मानते हो आप? ये जो भी सर्कल बन रहे होंगे, ये रेड वाली जो लाइन है, इनके लिए डायमीटर का रोल प्ले करेगी। एग्री? डायमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, b माइनस a। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a बाई 2। तो इसका मतलब जो ब्लू वाले जो सर्कल है, इनका, ये ब्लू वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है b माइनस a बाई 2। एग्री? अब ब्लू वाले सर्कल का रेडियस पता चल गया b माइनस a बाई 2। अगर उसका मुझे एरिया जानना है तो एरिया हो जाएगा पाई r पर स्क्वायर। क्या बोलते हो? आई इतनी बात समझ में? तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ना 3 सर्कल है, तीनों का एरिया पता चल गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एनुअलर रिंग में, एनुअलर स्पेस में अनपेंटेड स्पेस का एरिया बताना है। ठीक है। तो अनपेंटेड एरिया कैसे पता चलेगा आपको? आप पहले तो ये समझो कि अनपेंटेड एरिया मेरे को पता कैसे चलेगा, बाद में देखूंगा कि वो किस फॉर्म में निकलेगा। पहले समझो अनपेंटेड एरिया क्या होने वाला है। अनपेंटेड एरिया, समय ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, परेशान मत हो, आराम से टिक कर बैठो, एकदम रिलैक्स होकर, और मुझे सुनते जाओ। अनपेंटेड एरिया क्या होगा, टोटल एरिया में से पेंटेड एरिया में हटा रहा हूँगा, यही तो होगा ना अनपेंटेड एरिया। टोटल एरिया में से मैं पेंटेड एरिया को हटाऊंगा तो जो एरिया बचेगा वो अनपेंटेड होगा। बोलो इतना मैथ समझ में आता है? ठीक है। पेंटेड एरिया आपके पास कहां से आएगा सर? भाई पेंटेड एरिया कौन सा है, ये जो सर्कल जो बन रहे हैं उसमें नीला कलर पेंटेड है। आइडिया एक्सेप्टेड हो गया? जो सर्कल बन रहे हैं उसमें नीला कलर पेंटेड है। एक सर्कल का एरिया है पाई b माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे n सर्कल्स बन रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं तो लिखा था, मैंने पढ़ा था अभी कहाँ लिखा है ये, पेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर आउटर पेरिफेरी स्पेसेस।
तो ये लिखा हुआ है the annual spaces painted in the form of blue color circles touching the outer and inner periphery of annual spaces, और ऐसे इन्होंने n सर्कल्स बनाए हुए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पेंटेड। ठीक है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ n सर्कल्स, यहाँ पे n लिखा होना चाहिए था, n सर्कल्स कैन बी पेंटेड। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या किया है, n सर्कल्स बनाए हुए हैं। गॉट इट, ये वाली चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे इन्होंने n सर्कल्स बनाए हुए हैं। एक सर्कल का एरिया b माइनस a बाई 2, एक पेंटेड सर्कल का एरिया b माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर पाई लगा के, और ऐसे n पेंटेड सर्कल बनेंगे तो उनका एरिया हो जाएगा n डॉट पाई b माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतना मैं समझ में आता है आपको? यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस टोटल एरिया आपको निकाल कर देना है। अब टोटल एरिया भी किसका? एनवलर स्पेस का। तो आपको पहले एनवलर स्पेस समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए ना यहाँ पर एक शीट बनी हुई है, ये रही वो शीट। ठीक है, आपको इस वाली शीट में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसी वाली शीट है। ठीक है, इसमें आपको बी भी दिखाई दे रहा होगा और सबको ए भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे भी आप देखना चाहो। ब्लैक कलर में बी और ब्लैक कलर में आपको ए दिखाई दे रहा होगा, बी और ए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब एनवलर वाला पार्ट क्या होगा, एनवलर रिंग क्या बनेगी उसकी, एनवलर रिंग क्या बनेगी? ये पूरा बड़ा सा सर्कल है, ये पूरा सा बड़ा सा सर्कल है, दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरा बड़ा सा सर्कल है, एग्री? ये पूरा बड़ा सा सर्कल। अगर इस पूरे बड़े से सर्कल में से मैं ये बीच वाला छोटा सा सर्कल निकाल दूं बाहर, बीच वाला छोटा सा सर्कल निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, समझना। ये रहा वो बीच वाला छोटा सर्कल जो कि मैं बाहर निकालने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं पूरे बड़े सर्कल में से बीच में ये छोटा सा सर्कल अगर बाहर निकाल दूं, ये मैंने बीच में छोटा सा सर्कल बाहर निकाल दिया आपके लिए, तो ये जो बचा है, ये एनवलर रिंग दिखाई दे रही है क्या आपको? पता चल रहा है एनवलर रिंग क्या होता है? कुछ बच्चों को ना ज्योमेट्री की टर्म्स ही समझ में नहीं आते। ये आपको टर्म्स समझाने के लिए ना मैंने अपने कलीग के साथ मिलकर आपके लिए एफर्ट दिया है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से काटा है इसे, आपको बहुत क्लियरली एकदम दिखाई दे रहा होगा। कुछ जुगाड़ एकदम जमाए थे हम लोग, प्लेट उठा के काटे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चीजें क्लियर हो रही है। टोटल सर्कल क्या था? टोटल सर्कल था ये, एग्री? मैंने इसमें से अगर इनर वाला सर्कल निकाल दिया, इनर वाला सर्कल अगर मैंने निकाल दिया ऐसे, तो ये जो बचा है ये एनवलर रिंग बची है, दिखाई दे रही है आपको, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली। हाँ, तो ये है वो एनवलर रिंग, ये है वो एनवलर रिंग जिसका मेरे को आपको टोटल एरिया बताना है। ये है वो एनवलर रिंग। तो चलो भाई मैं निकाल के बताता हूँ ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हो। एनवलर रिंग का टोटल एरिया क्या होगा? मैंने क्या किया एनवलर रिंग बनाने के लिए, एनवलर रिंग बनाने के लिए क्या किया, आपको यही से समझ में आएगी चीजें, यही ज्योमेट्री है, विजुअलाइजेशन इज ज्योमेट्री। चलो देखो जरा, ये टोटल एरिया कितना? बड़ा वाला पाई बी स्क्वायर, उसमें से ये छोटा वाला एरिया निकाला बाहर, छोटा वाला एरिया कितना? पाई ए स्क्वायर। तो अगर मैंने इस टोटल एरिया में से जो कि पाई बी स्क्वायर है में से ये छोटा वाला सर्कल बाहर निकाल दिया, तो क्या बचता है? एनवलर रिंग बचती है, एग्री? तो बस वही करने वाला हूं मैं आपके लिए। टोटल एरिया में से टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया है पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर को माइनस करूंगा, पाई बी स्क्वायर में से मैंने पाई ए स्क्वायर को माइनस कर दिया, पाई बी स्क्वायर में से मैंने पाई ए स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो जो बच गया वो एनवलर स्पेस बच गया कि नहीं बच गया? तो जो बच गया वो एनवलर स्पेस बच गया कि नहीं बच गया? इतना आइडिया क्लियर हो गया आपको? तो ये एनवलर स्पेस का जो एरिया है, ये एनवलर स्पेस का एरिया है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब इस एनवलर स्पेस में यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर वाले छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, एन ठोक, जो कि पेंटेड है। अब मेरे को अनपेंटेड निकालना है, तो इस टोटल एनवलर स्पेस में से जो पेंटेड है उसको बाहर निकाल दूंगा, तो जो बचेगा वो अनपेंटेड बचेगा कि नहीं बचेगा? आया इतना समझ में? आइडिया क्लियर है? थोड़ा सा अगर मान लिया लिखने में अगर आपको ना थोड़ा सा हौच पौच लग रहा हो तो इत्मीनान से एक बार रुक करना, पूरा वीडियो फिर से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है इसमें। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अनपेंटेड एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया में से पेंटेड एरिया को माइनस करो, लेकिन अनपेंटेड एरिया किसका? एनवलर स्पेस का। ठीक है, एनवलर स्पेस का टोटल एरिया कैसे निकलता है? जब बड़े वाले एरिया में से, बड़े सर्कल में से छोटा वाला एरिया अपन काट के निकालते हैं, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल काट के निकाला तो टोटल एनवलर स्पेस पता चल गया। इसमें से बहुत सारे से छोटे छोटे नीले कलर के सर्कल है, अगर वो पेंटेड वाला पार्ट जो कि नीले कलर सर्कल अगर माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो अनपेंटेड बचेगा। तो वो मैंने निकालना सीखा था, n टाइम्स ऑफ पाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आपके लिए सॉल्व करो तो कैसा दिखेगा ये पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, आइडिया एक्सेप्टेड, माइनस एन डॉट
पाई b माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 4 अलग कर देता हूँ और फिर से b माइनस ए का होल स्क्वायर कर देता हूँ। चलेगा आपको यहाँ तक? ओके, चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो ये ना थोड़ा सा सॉल्व ऑप्शंस लिखने वगैरह में ना थोड़ा सा आप माइंड मत करना, मैथ्स होता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। ये b2 नहीं है, ये b स्क्वायर है, a2 नहीं है, a स्क्वायर है। ये b माइनस a2 नहीं है, b माइनस a2 स्क्वायर है। ठीक है, इतना आप समझ सकते हो। आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसका फॉर्म बनाने के लिए। अरे फॉर्म तो एकदम बनी क्या, फॉर्म तो एकदम बन गया यार, फॉर्म तो एकदम बन गया। पाई को बाहर निकाल दो, कैसा दिखेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस n बाय 4 b माइनस ए का होल स्क्वायर। फॉर्म तो एकदम बन गया। मेरे को ऑप्शन नंबर ए दिखा भी एकदम ऐसे ही दिखा एकदम यार। कोई भी डाउट हो ना मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को भरोसा है आप पे कि आप ये वाला क्वेश्चन इत्मीनान से देखोगे तो समझ सकते हो। कोई टफ नहीं था, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, ज्योमेट्री था, मजा आया। चले बच्चों लोग, हम लोग पहुंच गए इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज से क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इत्मीनान से मुझे सॉल्व करते हुए देखेंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, गणित आपको पसंद है ना, तो मैं गणित लेकर आया हूँ। चलो सुनो आप, सुनो क्या कहता है। 2 straight lines are drawn perpendicular to each other in xy plane. If alpha and beta are the acute angle the straight line make with the x-axis, then alpha plus beta is. अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, इत्मीनान से मुझे सुनो कि समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन बोला कि 2 स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा मैं, आज बना के रहूंगा मैं। ठीक है भाई, बनाते हैं आज। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एक्स वाई प्लेन पर होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। कुछ फैसिलिटी है क्या? नहीं, छोड़ो। ये एक्स, सॉरी ये वाई और ये एक्स, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया। ठीक है, अब इस एक्स वाई प्लेन पर मेरे को 2 स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनानी है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपके बढ़िया तरीके से देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे खींच दिया और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो ऐसे खींच दिया। ठीक, आइडिया एक्सेप्ट हो गया? थोड़ा दोबारा खींच देता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। पता चल रहा है आपको? मैंने थोड़ा सा लाइन टेढ़ी भी लग रही है क्या आपको, तो सीधी कर देता हूँ, कोई लोड वाली बात नहीं है, अपने पास जुगाड़ की कमी नहीं है। ठीक, तो अब सही लग रहा है। अब थोड़ा मान लो भाई, ऐसे हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये 2 लाइन है जो एक्स वाई प्लेन पर मैंने खींची है और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर मेरे को दिखाई दे रही है। फिर क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स द स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों जो है ना स्ट्रेट लाइन बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, अल्फा और बीटा बनाएगी। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। इसमें कष्ट है किसी बच्चे को ये? ठीक है, तो 2 एक्यूट एंगल भी बन गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा निकाल के देता हूँ मैं इसको। अभी बहुत मेरा दिमाग खराब किया इसने, आज निकाल के दूंगा मैं इसको। आपको ना ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ए बी और सी, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। हम लोग वाला फंडा जानते हैं, कोई विशेष ज्योमेट्री की नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम लोग वाला फंडा जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये वाला बोल तो रहा था ना परपेंडिकुलर है, मतलब कितना डिग्री हो गई, 90 प्लस 90 बराबर में कितना आ जाएगा, 180। ये फंडा हम लोग स्कूल टाइम से सीख चुके, क्लास 9 में बताते थे हमको ये। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 गिव्स मी 90। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मस्त क्वेश्चन, गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। धीरे धीरे सीखते जाओ, आने लगेगी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम आखिरी वाला क्वेश्चन है। बस आखिरी कुछ सांसें बची होंगी तुम्हारे पास, मैं जानता हूँ एकदम दम घुट रहा होगा ये क्वेश्चन देख देख के। आखिरी वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समय और दे दो मेरे को, थोड़ी सी बची हुई सांसें और यूज़ कर लो, फिर उसके बाद एकदम फ्लैट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 10 सुन लो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है आपको, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2014-18 इज शोन इन द बार ग्राफ। वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, मैं सही कर देता हूँ। 14, 15, 16 और ये 17 है। ठीक है, 2014 से 2018 तक का ग्राफ में आपको डेटा गिवन किया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे सुनते हैं। इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईच ईयर इज 500 मिलियन रुपी, बोल रहा है कि कंपनी ने खर्चा किया हर साल 500 मिलियन, फिक्स है 500 मिलियन खर्चा करेगी कंपनी। ठीक है भाई। देन द एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर
ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 18 तो मेरे को 2014 से 2018 तक का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या टोटल लॉस परसेंटेज बस इतना ही बताना है। तो प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, मान लिया अगर प्रॉफिट आता है, मेरे को भी पता नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू देख कर समझ में आता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अभी लिख रहा हूँ बस। मान लिया अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या, पहले फंडा तो जान लो तभी तो पता चलेगा कि क्या ढूंढ के लाना है। वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 देन यूज परसेंटेज। अब ये वो फंडा है जो आपको एफटी की क्लास में बहुत आराम से समझाया जाता है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में सॉल्व भी करवाता हूँ। अब इसको उन्होंने कॉस्ट और सेल के टर्म्स में देने के बजाय एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के टर्म्स में दिया। तो पहली बात मैंने आपको बताई है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी जो खर्च किया, और सेलिंग प्राइस इज अ रेवेन्यू मतलब जो कंपनी के पास आया। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट मिलता है डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, वही कॉस्ट प्राइस होता है इनटू 100 देन यूज परसेंटेज। तो ये फंडा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा नेगेटिव में आ जाएगा ना डेटा, तो ये प्रॉफिट की जगह मैं लिख दूंगा लॉस परसेंटेज। तो ये इसके बस सॉल्व करने पर डिपेंड कर रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। इसको सॉल्व किया, पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव हुआ तो लॉस आ गया। इतना तो सारे बच्चे जानते हैं। चलो आगे सॉल्व करता हूँ। तो बस मेरे को क्या करना है, आपके लिए टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकाल कर लाना है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू निकाल कर लाना है, ठीक है भाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। एक्सपेंडिचर तो आपको दिया ही ना, बोल तो रहा है कंपनी एक्सपेंड करती है 500 मिलियन हर साल। तो टोटल क्या होगा, जब एक साल में 500 मिलियन तो 1 2 3 4 5 साल में 2500 मिलियन। तो बहुत बेसिक सा मैथ्स नहीं हो गई। तो ये एक्सपेंडिचर की जगह पर मैंने 2500 लिख दिया, 1 का 5 तो 5 का 25, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो ये जो चार्ट गिवन है ये रेवेन्यू का ही तो गिवन है, ये जो चार्ट गिवन है ये रेवेन्यू का ही तो चार्ट गिवन है, ठीक है। तो 14 में कितने का हुआ, 500 का हुआ। 15 में कितने का हुआ, 700 का हुआ। 16 में कितने का हुआ, 800 का हुआ। 17 में कितने का हुआ, 600 का हुआ। और 18 में कितने का हुआ, 400 का हुआ। कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के जोड़ना है, बस जोड़ने का काम इतना आप कर सकते हो। 6 और 4 10, 8 और 2 10, 20 हो गया, और 5 और 5 10 तो 30 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 30,000 का रेवेन्यू है, 3,000 का रेवेन्यू है, ठीक है। 3,000 मिलियन का रेवेन्यू आता है, 2500 मिलियन खर्चा हो जाते हैं। तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा, तो पहली बात मानते हो, दोनों को माइनस करूंगा तो जो भी डेटा आएगा प्लस में आएगा। तो क्योंकि माइनस करने से जो भी डेटा आएगा मुझे नहीं पता, अभी प्लस में आने वाला है, तो इसीलिए मैं यहां पर अब लिख रहा हूं प्रॉफिट। इतने में समझ गए। तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो वहां बचेगा 500 को 25 से काटूंगा तो बचेगा 1/5, 100 से काटूंगा तो बचेगा 20 है भाई, है 20% का प्रॉफिट है मेरे पास। राइट आंसर था सी, 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर था। इत्मीनान से देखो, मैंने हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है, हर एक चीज़ बहुत इत्मीनान से रुक कर कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो सीरीज अगर मेरे साथ देख रहे होगे ना, तो इस वीडियो सीरीज में आपको सिर्फ आंसर की नहीं मिल रही है, इस वीडियो वाली सीरीज में आपको आंसर की के साथ कंसेप्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा, गेट 2020 डिस्कस कर, गेट 2019 भी डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहना इस वाली वीडियो सीरीज में। और इस वाली वीडियो सीरीज में हो सकता है कि थोड़ा सा तबीयत आज डाउन है, तो आपको थोड़ा सा जो है एनर्जी वगैरह अगर कम लगी हो तो उसको माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो से फिर वैसी भरपूर एनर्जी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगा, बने रहिएगा।